दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। राजेशपुर नाम के गांव में सबकी मदद करने वाली एक लड़की प्रीति रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेली अर्पिता के साथ स्कूल जा रही थी। तभी एक बस वाला उन दोनों को टक्कर मार देता है। प्रीति को थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन अर्पिता का पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। सबकी मदद से प्रीति अर्पिता को हॉस्पिटल पहुंचाती है। उसके बाद वो बहुत दुखी होती है और बहुत सोचने लग जाती है कि अब उसकी सहेली कैसे चलेगी, कैसे सारा काम कर पाएगी। वो रो ही रही होती है कि तभी उसकी मम्मी उसको बताती है, बेटा रो मत, तुम्हारी सहेली के पैर ठीक हो सकते हैं। मैं एक जड़ी बूटियों वाली जादूगरनी को जानती हूँ, जिसके पास उस परी का पता है जो तुम्हारी सहेली के पैर को बिल्कुल ठीक कर सकती है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। कहाँ रहती है वो जादूगरनी? मुझे उनके पास जाना है। तुम्हारे पास जादूगरनी खुद ही आ जाएंगी। तुम्हें बस ये मंत्र सच्चे दिल से पढ़ने पड़ेंगे। प्रीति उन मंत्रों को अच्छे से पढ़ने लग जाती है और सच्चे दिल से प्रार्थना करती है, जादूगरनी जी, आप मेरी मदद करने आओ। इतना कहते ही जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जादूगरनी जी, आप मेरी मदद करिए। मैं और मेरी सहेली स्कूल जा रही थी, तभी एक बस वाले ने हमें टक्कर मार दी। मैं तो बच गई, लेकिन मेरी सहेली अर्पिता के दोनों पैर कट गए। अभी तक उसको होश भी नहीं आया है। तुम्हारी सहेली अर्पिता को होश में लाने का काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसके पैर वापस लाने के लिए हमें रानी परी की जरूरत पड़ेगी। जादूगरनी अर्पिता के सर पर हाथ फेरती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। फिर अर्पिता को होश आने लग जाता है। उसके बाद जड़ी बूटियों वाली जादूगरनी अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियाँ निकालकर प्रीति को देती है। प्रीति, तुम इन जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर अर्पिता को पिला दो। उसके बाद प्रीति जड़ी बूटियों को पानी में डालकर अर्पिता को पिला देती है। जैसे ही अर्पिता पानी पीती है, वैसे ही उसके सारे घाव खत्म हो जाते हैं और उसे अपने शरीर में शक्ति महसूस होने लगती है। लेकिन अर्पिता फिर भी उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। अरे मेरे पैर कहाँ गए? अर्पिता, तुम्हारे दोनों पाँव तो कट गए हैं। तुम इतने दिन हॉस्पिटल में थी, तुम्हें तो होश भी नहीं था। आज जब तुम्हें तुम्हारे घर के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, तो मैं इन जादूगरनी जी को तुम्हारे पास ले आई ताकि तुम होश में आ जाओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐसी सहेली तुम्हारे साथ है। अब हम दोनों रानी परी के पास जाएंगे और वो तुम्हारे पैर वापस लौटा देंगी। ऐसा कहकर प्रीति और जादूगरनी दोनों आसमान में उड़ जाती हैं और परी लोक में पहुंचकर रानी परी के महल में जाती हैं। हे दयालु रानी परी जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर जादूगरनी रानी परी को सारी बातें बता देती है। रानी परी एक सुंदर और चमकीली सी ड्रेस जादूगरनी को दे देती है। ये ड्रेस ले जाओ। जैसे ही प्रीति की सहेली अर्पिता इस ड्रेस को पहनेगी, उसके दोनों पैर वापस आ जाएंगे। ये लो, मेरी तरफ से ये जादुई ड्रेस अर्पिता को दे दो। जादूगरनी और प्रीति रानी परी को धन्यवाद देकर रानी परी के महल से चली जाती है और अर्पिता के घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अर्पिता को वो जादुई ड्रेस देती है। प्रीति अर्पिता को वो जादुई ड्रेस पहना देती है। जैसे ही अर्पिता उस जादुई ड्रेस को पहनती है, उसके दोनों पैर वापस आ जाते हैं
और अर्पिता बहुत खुश होती है और जादूगरनी को और प्रीता को धन्यवाद कहती है। जादूगरनी अर्पिता और प्रीति की मदद करके बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो जाने लग जाती हैं कि तभी वो देखती हैं कि उसके झोले से जड़ी बूटियाँ गायब हो गई होती हैं। अर्पिता, मेरे झोले में से जड़ी बूटियाँ कहाँ गई? मैं तुम्हारे घर पर अपने झोले को छोड़कर गई थी ना? मुझे नहीं पता जादूगरनी जी, मेरी तबीयत पूछने मेरी चाची आई थी, शायद उन्हें कुछ पता हो। जादूगरनी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती हैं, तो उसे पता चलता है कि अर्पिता की चाची ने उन जड़ी बूटियों को चुरा लिया था। जादूगरनी अर्पिता की चाची के घर पर पहुंच जाती है और मंत्र बोलकर अर्पिता की चाची को रस्सियों से बांध देती है। तुमने मेरी जड़ी बूटियाँ अलमारी में छिपाई है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरी जड़ी बूटियाँ चुराने की? मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा कि मैं वो जड़ी बूटियों को बेच दूंगी और माला माल हो जाऊंगी। जड़ी बूटियों की शक्तियाँ देखकर मैं हैरान थी। जड़ी बूटियों ने अर्पिता के घाव भर दिए थे। मैंने सोचा अगर मैं ये जड़ी बूटियाँ बेच दूंगी तो मैं माला माल हो जाऊंगी। ये जड़ी बूटियाँ सिर्फ मेरे ही मंत्रों से काम करती हैं और किसी के नहीं। इतना कहकर जादूगरनी चाची के डंडे से पिटाई करने लग जाती है। इतने में ही अर्पिता और प्रीति भी वहाँ पर आ जाती हैं। जादूगरनी जी, इन्हें माफ कर दीजिए, मेरी चाची आगे से ऐसा नहीं करेंगी, प्लीज जादूगरनी जी। अगर इसने फिर से लालच किया तो मैं इसे वापस डंडे से मारूंगी। अभी मैं तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रही हूँ। तुम ये जादुई ड्रेस भी संभाल कर रखना और किसी को मत देना। तुम्हारी चाची एक नंबर की चोरनी है। ऐसा कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीति और अर्पिता दोनों फिर से हंसी खुशी स्कूल जाने लगती हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद श्रुति अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। श्रुति का एक हाथ काम नहीं करता था। श्रुति की चाची उसे बोझ समझती थी, लेकिन श्रुति के चाचा उसे बहुत प्यार करते थे। उसके चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम शालू था। श्रुति बड़े ध्यान से शालू को तैयार होते हुए देख रही थी, क्योंकि शालू पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद चाची भी वहाँ आ गई और बोली, अरे श्रुति, शालू को ऐसे क्या घूर रही है, खाएगी क्या? मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है चाची जी। चल एक बार और फर्श पर झाड़ू लगा दे, फर्श पर बहुत मिट्टी जमी हुई है। हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं, तू अपने लिए और अपने चाचा के लिए खाना बना लेना। हम दोनों पार्टी से खाना खा कर आएंगे। ठीक है चाची जी, मैं अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा लूं। क्या कहा तूने? तू नेल पॉलिश लगाएगी? हाथ तो तेरे खराब हैं। नेल पॉलिश तेरे नाखूनों पर शोभा नहीं देगी। बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली, ब्रांडेड नेल पॉलिश है। चल जल्दी से जा और अपना काम कर। चल शालू जल्दी से, पार्टी के लिए हम लेट ना हो जाएं। देख श्रुति, हमारे जाने के बाद किसी भी मेकअप के सामान को हाथ मत लगाना, वरना इस बार और पिटाई हो जाएगी तेरी। चाची और शालू के जाने के बाद श्रुति अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर निराश मन से अपने माता पिता को याद करके कहती है, माँ, बाबूजी, आप लोगों के जाने के बाद से मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ चली गयी। मुझे आज भी याद है कि आप दोनों मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होती है। श्रुति दरवाजा खोलती है और उसके चाचा दरवाजे पर खड़े थे। वो अपने चाचा के लिए पानी लेकर आती है। चाचा श्रुति के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, क्या हुआ बेटी,
उदास क्यों हो? कुछ नहीं चाचा जी, मैं खाना लगा देती हूँ। आप हाथ पैर धोकर आ जाइए। चाची और शालू पार्टी में गए हुए हैं, वो दोनों वहीं से खाना खा कर आएंगे। मैं तो जलेबी लाया था, अब इस जलेबी का मजा हम दोनों ही लेंगे। तुझे भी इन अपाहिज हाथों से क्या क्या करना पड़ता है बेटा। उसके बाद श्रुति और उसके चाचा जलेबी खाकर खाना खाते हैं। थोड़ी ही देर बाद चाची और शालू भी घर आ जाती है। श्रुति अपने चाचा से बोल ही रही होती है, चाचा जी मुझे नेल पॉलिश लगाने का बहुत ही मन हो रहा है, मेरे लिए एक नेल पॉलिश ला दीजिए और एक हाई हील की सैंडल भी। श्रुति ये बोल ही रही थी कि तभी पीछे से चाची कहती है, बोल तो ऐसे रही है जैसे इसका बाप यहाँ कोई खजाना छोड़ कर गया हो। कुछ काम करना तो है नहीं, बस फरमाइश सुन लो इसकी, एक से एक है। आज के बाद कोई फरमाइश मत करना, 2 वक्त का खाना मिलता है ना, वही बहुत है तेरे लिए। हाथ तो चलता है नहीं, खराब हाथ पैर पर नेल पॉलिश लगाएगी महारानी। ऐसा क्यों बोलती हो भाग्यवान, ये भी तो हमारी बेटी जैसी है ना। बेटी तो नहीं है ना। चाची चाचा का मुंह बंद करवाकर वहाँ से भगा देती है, क्योंकि चाची के सामने चाचा की कहाँ चलने वाली थी। चाची श्रुति से बहुत काम करवाती थी। एक दिन काम करते करते श्रुति के हाथ से कांच का गिलास छूट गया और वो टूट गया। तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है। डायन कलमुही, ये गिलास तेरी माँ रख कर गई थी या तेरा बाप छोड़ कर गया था? करती धरती कुछ नहीं, खाने को भी दो और हमारा नुकसान भी कर देती है। इतना कहकर चाची श्रुति का अपाहिज हाथ मोड़ देती है और श्रुति दर्द से तड़पने लगती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है चाची जी, मेरा हाथ छोड़िए। निकम्मी हो गई है, तुझे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चाची वहाँ से चली जाती है। रात को खाने के बाद जो भी कुछ बचता था वो श्रुति को दे दिया जाता था। श्रुति अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ, मुझे अपने पास बुला लो ना माँ, अब सहन नहीं होता। उस हादसे में मुझे क्यों नहीं ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया, क्यों मेरा हाथ अपाहिज कर दिया? लौट आओ माँ, पिताजी लौट आओ। तभी श्रुति के सामने एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर श्रुति डर जाती है। अरे डरो नहीं, मैं रानी परी हूँ। मैं जब यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। बताओ तुम क्यों रो रही हो बेटा? उसके बाद श्रुति रानी परी को वो सारी बातें बताती है। रो मत प्यारी बच्ची, चुप हो जाओ। बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगी परी जी? मेरी चाची बहुत दुष्ट है। तुम इस बात की चिंता मत करो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। जादुई 2 लाल और नीली नेल पॉलिश। तुम्हें बहुत पसंद है ना नेल पॉलिश? ये नीली नेल पॉलिश लगाकर तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये लाल वाली नेल पॉलिश तुम्हें बहुत ही ज्यादा अमीर कर देगी। उसके बाद श्रुति अपने हाथों पर जादुई नीली नेल पॉलिश लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही पल भर में ही उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे रानी परी जी, ये तो चमत्कार हो गया, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी रानी परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है श्रुति बेटा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलते ही रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह
श्रुति अपने नाखूनों पर जादुई लाल नेल पॉलिश लगाती है। तभी एक फोन आता है और फोन करने वाला बोलता है, क्या मैं श्रुति से बात कर रहा हूँ? उनके नाम पर 5 करोड़ का चेक साइन हुआ है। उन्हें बोल दीजिए कि वो पटना आकर अपना चेक लेकर जाएं। इतना सुनना ही था कि श्रुति की चाची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन चाचा बहुत खुश होते हैं। इतने में चाचा देखते हैं कि श्रुति अपने कमरे से कपड़ों से भरा हुआ बैग लेकर आती है और कहती है, चाचा और चाची जी, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अपनी दुनिया बनानी है। भले ही मेरे पास रहने की जगह नहीं है, पर फिर भी मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। तभी श्रुति के चाचा की नजर श्रुति के अपाहिज हाथ पर जाती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरी बच्ची, तेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है। और ऐसे क्यों कहती है तू? तू तो अब करोड़पति हो चुकी है। अब मेरी बच्ची महल में रहेगी। तुझे जहाँ जाना है जाओ, लेकिन पटना जाकर अपना 5 करोड़ का चेक जरूर ले लेना। उसके बाद श्रुति अपने चाचा चाची को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर श्रुति को जो पैसे मिले थे, उन पैसों की मदद से वो एक बहुत बड़ा आलीशान घर लेती है और उस घर में आजाद पंछी की तरह जिंदगी जीने लगती है। वो रानी परी की जादुई लाल और नीली नेल पॉलिश की वजह से उसे कभी भी पैसों की परेशानी नहीं हुई और ना ही कोई रोक टोक हुई। वो हंसी खुशी उस घर में अपनी जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।